तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, है ना। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर दीपक बर्नवाल सर। हम पढ़ क्या रहे थे बच्चों, हम पढ़ते क्लास 11th का यूनिट नंबर फर्स्ट, जिसका नाम था सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, है ना। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में बेटा हमने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है। ये हमारे लेक्चर नंबर 6 होने वाला है। इससे पहले ऑलरेडी हमने 5 लेक्चर अपलोड कर रखा है यूट्यूब पे, और हमारा चैनल का नाम है बर्नवाल केमिस्ट्री एजुकेशन। आप जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये जो चैनल है आपको एकदम बेसिक से बोर्ड के साथ साथ जेई, नीट, सीबीएसई, जैक, बिहार, यूपी, ऑल स्टेट बोर्ड ऑफ इंडिया, ये सबको हम कवर करके पढ़ाते हैं। यानी कि ये एक फाउंडेशन बैच है जो जेई नीट बोर्ड से जेई नीट लेवल तक हम क्वेश्चन को, कंसेप्ट को टच कर रहे हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो भी हम पढ़ाने वाले हैं, यहाँ पे मेरा एक ही कॉन्सेप्ट है, 0 to हीरो इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में एकदम ग्राउंड लेवल से एकदम अप लेवल तक जितने कॉन्सेप्ट यूज होते हैं जेई नीट बोर्ड से जेई नीट लेवल पे, वहाँ तक के सारे कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आपको कहीं और जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, आप मेरे चैनल पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए, आज की क्लास में बेटा हम 2 टॉपिक पढ़ाएंगे। एक है डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है, दूसरा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है। ये 2 टॉपिक आज के क्लास में पढ़ाएंगे, ठीक है। और लास्ट क्लास जब हम पढ़ा रहे थे बेटा, तो एक टॉपिक आपका छूट गया था, ठीक है। लेकिन उस टॉपिक पे जाने से पहले एक कोट से बहुत प्यारा सा आपके लिए, क्या कि सपना एक देखोगे, अगर आप जीवन में सपना एक देखोगे तो मुश्किलें 1000 आएगी। एक सपना को पूरा करने में मुश्किलें 1000 आएगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा, वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब आपकी कामयाबी शोर मचाएगी। तो मेहनत करते रहो, सपना देखो, सपना को पूरा करो। सपना को पूरा करोगे तो कई 1000 समस्याएं आती है ना। इसलिए बहुत ही प्यारा कोट है कि सपना एक देखोगे, मुश्किलें 1000 आएगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जिस दिन आपकी कामयाबी शोर मचाएगी। तो चलो, सपना देखो, उसे पूरा करने में मेहनत लगाओ। चलो, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज के अपने क्लास को। सबसे पहले यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर का हम बात कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने सिग्निफिकेंट फिगर के केस में बताया था कि इसको हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जितने भी तरह का मैथमेटिकल ऑपरेटर यूज होता है, कोई भी न्यूमेरिकल टर्म्स को जोड़ने में, घटाने में, गुना करने में या भागा करने में, ठीक है, वहाँ हर जगह सिग्निफिकेंट फिगर कहीं ना कहीं काम करता है। तो ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में हम दोनों केस को लास्ट लेक्चर में बता चुके हैं ऑलरेडी। ये क्या कहता है, बोलता है इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, है ना, द फाइनल रिजल्ट शुड बी रिप्रेजेंटेड सेम नंबर ऑफ द डेसिमल प्लेसेस एज द नंबर कैरी मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस टू द राइट साइड। देखो, ये सब्ट्रैक्शन या एडिशन के केस में हम लोग मिनिमम नंबर जो होता है, ठीक है, एडिशन में उसी को लेकर के, लिस्ट नंबर जो होता है उसको लेकर के क्या एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। ये बात हम लास्ट क्लास में समझा चुके हैं, तो अगर आप लास्ट लेक्चर देखें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। हाँ, ये लास्ट क्लास का बात है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा। अभी जो मैं बता रहा हूँ वो है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में क्या कहता है कि इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यदि हम कोई 2 वर्ड को मल्टीप्लाई कर दें या फिर डिवीजन कर दें या तो भागा दे दें, द फाइनल रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड। फाइनल रिजल्ट जो हम रिपोर्ट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, एज हैविंग सेम नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट डिजिट। उसका सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। बोलता है ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर एज द नंबर विद लिस्ट नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट डिजिट। उसका भी क्या, लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट। दोनों केस में क्या, लिस्ट नंबर ऑफ, अगर 2 नंबर को मल्टीप्लाई किए तो जिसमें लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम रिजल्ट को भी लिस्ट नंबर में ही काउंट करेंगे। अभी इसका एग्जाम्पल यूज करके बताते हैं। देखो, आगे हमने एग्जाम्पल यहाँ लिख रखा है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। इसको साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लिख करके दिखाओ। कैसे लिखोगे सर साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में? इसको देखो, साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो इसका क्या है सर, नीचे वाला को अगर लिखना चाहें, देखो इसको क्या पावर में लिखोगे। देखो, इसको अगर हम लिखना चाहें क्या लिखेंगे, 5.607, ठीक है, 8, 9, तो यही तो लिखा हुआ है। अब देखो, इस पॉइंट को हम आगे तो ले आ नहीं सकते हैं, है ना। ये देखो 5.07 के बगल में 8 5 से बड़ा डिजिट है, 5 से बड़ा है, जहाँ 1 बढ़ा दो, ठीक है, 608 कर दो इंटू 10 का पावर, यहाँ पे क्या पॉइंट कहीं चेंज हुआ नहीं, इसका पावर 0 कर दो, ठीक है, कुछ नहीं, ये सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, सिग्निफिकेंट हो गया।
साइंटिफिक नोटेशन बोला, साइंटिफिक नोटेशन में 10 का पावर में लिखना है, तो ये लिख देंगे, ठीक है। वहीं दूसरा देखो सर, ये देखो, ये क्या है सर, इससे 32 पॉइंट क्या लिखा हुआ है, 392,800, ठीक है। इसको कैसे करेंगे सर, देखो अब ये पॉइंट जो है आगे आ सकता है, एक बार देखो 3.239, 9 के बगल, जो 3 के बगल में 9 जो है क्या है, 5 से बड़ा है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग कई बार 3 9, ठीक है, 2 3 9 यहाँ पे है, तो 2 को हम कई बार 4 भी कर सकते हैं। अगर कोई यहाँ पे 2 को 4 कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ रहे हैं। 2 को यहाँ पे कोई 4 कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 3 9 क्या है, 5 से बड़ा है, 9 क्या है, 5 से बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 में जोड़ देंगे तो 3.24 गुने 10 का पावर कितना हुआ, कितना डिजिट पहले आया सर, 1 डिजिट पहले आया, तो 10 का पावर क्या है, कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस फॉर्म में क्या साइंटिफिक नोटेशन हम लोग लिखते हैं, ठीक है। बात समझ रहे हैं। ये साइंटिफिक नोटेशन ऑलरेडी हमने कई सारे एग्जाम्पल के साथ बता रखा है, ठीक है। तो आप प्रीवियस लेक्चर को देखें, तब यहाँ कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं सर, आगे क्या दिया हुआ, लिखा देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, 5.608 या फिर 3.39, ठीक है, ये भी लिखा हुआ है। बोलता था फिफ्थ डिजिट 8 इज ग्रेटर देन 5, 8 क्या है सर यहाँ पे देखो, बोलता है फिफ्थ डिजिट इज 8, 8 यहाँ क्यों किया गया, ये 5 से बड़ा था, इसलिए क्या 7 को क्या कर दिया गया, 8 कर दिया गया। देखो ध्यान से, ये 607 है, ये क्या है, बगल वाला ये 7 जो है क्या 8 से 5 से बड़ा है, तो इसमें क्या इसके बगल वाला डिजिट 5 से बड़ा, इसमें ऐड करके क्या 5.608 वही यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ठीक है। देखो नीचे वाला क्या 3.39, देखो यही वो है ना 3.39, 3.39, इसको पावर में लिखो, पावर में नहीं लिखना है, तो यहाँ पे 3.29, देखो 30.39 है, एक मिनट को, देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे सर 32.39, ठीक है। इसको ऐसे लिखो, ठीक है, यही साइंटिफिक नोटेशन है, क्योंकि इसके 9 के बगल में जो 2 है ज़्यादा बड़ा तो है नहीं, ठीक है, तो इसको इसी फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। बात समझ रहे हैं। हाँ, तो वही यहाँ पे कह रहा है, देखो ध्यान से क्या कि जो 9 के बगल में जो 2 है 5 से बड़ा है नहीं, इसको बदलने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो वही बोल रहा है यहाँ पे क्या, द डिजिट 2 इज ड्रॉप्ड एंड सिंस इट इज लेस देन 5, 2 को यहाँ पे इसके आगे वाला जो उसको ड्रॉप कर दिया, क्यों इसके बगल जो 2 है वो 5 से बड़ा है नहीं, तो इसीलिए जो बड़ा है उसी को लिख दिया, बाकी बात को छोड़ दिए। यही हमारा साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म, ठीक है, समझ रहे हैं। हाँ, अब आगे देखो सर, आगे क्या है, आगे यहाँ पे दिया हुआ है कि व्हाट इज द सम ऑफ 2.368 kg एंड 1.02 kg, दो चीज दिया हुआ है यहाँ पे, देखो 1 पॉइंट क्या, देखो 1 सिंपल, यहाँ देखो 2 पॉइंट क्या दिया हुआ सर 368 kg, नीचे क्या दिया हुआ 1.02 kg, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है, देखो ध्यान से, यहाँ पे जोड़ दो, जोड़ेंगे तो कितना होता है, देखो ये भी केजी, देखो यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं, अपने से यहाँ 0 पुट कर सकते हैं, कुछ नहीं 0 पुट ही कर सकते हैं, देखो 808, ठीक है, बात समझ रहे हैं। देखो या फिर यहाँ पे ये हटाओ, ठीक है, देखो ध्यान से 8 6 2 यहाँ कितना हुआ 8, 3 0 क्या हो 3 पॉइंट, यहाँ पे क्या हो 2 1 3। अब सवाल है सर यहाँ कितना तक काउंट करेंगे, देखो इसमें अगर हम बात करें इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, कितना डिजिट तक यहाँ पे लिया जाएगा, सारा का सारा नॉन जीरो डिजिट है, 1 2 3 4, इसका सिग्निफिकेंट फिगर है 4, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है सर, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर है 3। तो क्या होता है, लिस्ट नंबर लिया जाता है, कितना लिस्ट नंबर को लिया जाता है, तो लिस्ट नंबर कितना लेंगे 2.38। अब 8 के बगल वाला 8 क्या है 5 से बड़ा है, तो इसका जो फाइनल आंसर क्या होगा, देखो इसका फाइनल आंसर होगा 2.39, क्या हो जाएगा सर 2.39, क्यों, क्योंकि लिस्ट काउंट लेना था, लिस्ट डिजिट तक, लिस्ट जो नंबर होगा, लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होगा, उसी के रिस्पेक्ट में आंसर को लेना होता है, तो 2.39 हुआ आंसर शॉर्ट में, ठीक है, समझ रहे, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना 2.39। बोलो कोई दिक्कत किन्हीं को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किन्हीं को, है ना। आगे बढ़ें सर, आगे बढ़ें, देखो आगे क्या बोलता है, बोलता है 2.368
प्लस 1.02, दोनों को जोड़ देंगे क्या बना 3.88, और 3.8 बड़ा था क्या किया गया देखो 3.39, बोलता है देयरफॉर द सम ऑफ डिजिट इज 3.39, और यहीं पे क्या सिग्निफिकेंट फिगर का काम आता है। ठीक है, बात समझ रहे हैं? हाँ, तो वही लिख रहा है द सम ऑफ राउंड ऑफ क्या 2 डेसिमल प्लेसेस, ये इसको 2 डेसिमल प्लेस तक लिया गया। देखो 1.02 ये 2 डेसिमल प्लेस है, यहाँ पे भी 2 डेसिमल प्लेस तक ही लिया गया है। बात समझ रहे मेरी? हाँ, तो ये बात का ध्यान रखिएगा जब कोई नंबर को जोड़ते हैं तब। ठीक है, तो जोड़ने में सिग्निफिकेंट फिगर का यूज होता है इस तरीके से। आगे देखो सर, जितना भी एग्जाम्पल दिए लिख लेना सब कॉपी में। लिखा हुआ है व्हाट डू यू मीन बाय सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है? ये डू योर सेल्फ, ये HW है, आपको लिखना है। कहाँ से लिखोगे सर? नोट्स में हमने लिख दिया व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, तो आप अपने लास्ट क्लास जाओ, वहाँ से इसको देख के लिख लो। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है सर? दूसरा क्वेश्चन को ध्यान से देखो। चलो मैं इसको छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, देखो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ सर? एक्सप्रेस दी फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लिखो। इसको पावर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे सर? 0.0048, इसको ऐसे लिख देंगे 4.8 गुने 10 का पावर कितना डिजिट पीछे गया? 2 1 3 डिजिट पीछे -3। ठीक, वजह से उसी तरह अगर हम यहाँ बात करें इसका क्या लिखा सर? इसका अगर लिखना पड़ेगा 2.34 गुने 10 का पावर कितना? 0 3 0, और एक कहाँ आया? 3 और 2 5 0 आया, 10 का पावर कितना? 5। ठीक है, 2.34 गुने 10 का पावर 5। ठीक है, बात समझ रहे हैं? तीसरा देखो, तीसरा क्या है सर? तीसरा यहाँ पे 8.008 गुने 10 का पावर कितना आया? 10 का पावर आया पे कितना पॉइंट आ गया? 3 पॉइंट आ गया है। ठीक है, 10 का पावर 3। क्लियर है? हाँ। आगे क्या सर? आगे देखो 500 करके दिया, कैसे लिखेंगे इसको? इसका लिखना होगा ऐसे 5.0 गुने 10 का पावर कितना आया? आगे 2 डिजिट आगे लग गया, 10 का पावर 2। ठीक है, तो यहाँ पे 4.8 गुने 10 का पावर -3, 2.34 गुने 10 का पावर 5, 8.008 गुने 10 का पावर 3, 5.0 गुने 10 का पावर कितना? 2। ठीक है, इस फॉर्म में इसको लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या सर? यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे हमारा कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो 6.0012 गुने 10 का पावर कुछ नहीं चेंज हुआ, तो क्या? 0। जहाँ पे देखो साइंटिफिक नोटेशन का मतलब उसको पावर के फॉर्म में लिखना है 10 का पावर में। ठीक है, तो इस फॉर्म में लिख दिए। बात समझ रहे हैं? हाँ। अब पूछा यहाँ पे देखो, यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर पूछा हुआ है, कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा? देखो सिग्निफिकेंट फिगर में क्या करते हैं, डेसिमल के बाद जितना भी होता है नन 0 डिजिट को छोड़ देते हैं, नन 0 को गिन देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सारा डिजिट काउंट हो, यहाँ 2 डिजिट होगा, कितना सिग्निफिकेंट? 2 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा सर? 3 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा सर? ये नन 0 डिजिट सारा काउंट होगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना? लेफ्ट साइड वाला सारा काउंट कर लेते हैं, तो 1 2 3 यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना हो सर? ये पॉइंट डेसिमल वाला पहले सारा गिनाता है, यहाँ पे क्या सब हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे कितना होगा सर? यहाँ पे भी सारा हो जाएगा काउंट, यहाँ पे 3 2 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं, तो उसके हेल्प से ये सारा NCERT बुक का क्वेश्चन है, तो ये सारा क्वेश्चन आपको बनाना है। ठीक है, समझ रहे? कॉपी में एकदम सिस्टमेटिक वे से अच्छा से कॉपी, देखो कॉपी में नोट्स जितना अच्छा बनाओगे ये आपको ही काम आएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, ध्यान रखना। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ सर? अब यहाँ पे बोला है राउंड ऑफ दी फॉलोइंग इन द सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से राउंड ऑफ करो। देखो यहाँ पे 34 दिया हो, देखो 34.216। अब 216 जो है इसको कोई चेंज करने की जरूरत है? 1 क्या 5 से बड़ा है सर? नहीं है, यहाँ पे 34.21 ही रहने दो, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि देखो अगर एक जो है, ठीक है, एक के बगल में जो 6 5 से बड़ा है, चाहो तो यहाँ पे क्या कर दो, यहाँ पे ऐसे कर दो। ठीक है, 34.22 कर दो। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या करो सर, 4 1 के बगल में 0, कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा, तो इसको ऐसे लिख दो 10.41। ठीक है, यहाँ पे देखो सर, यहाँ पे कुछ करने की जरूरत है, इसके बगल में 4 5 9 क्या 5 से बड़ा, इसको कर दो 0.046। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका सिग्निफिकेंट फिगर के केस में राउंड अप। राउंड अप का मतलब क्या होता है कि अगर उसके बगल वाला डिजिट मतलब 2 डिजिट पॉइंट के बाद, 2 डिजिट या 3 डिजिट के बाद अगर 5 से बड़ा हो तो उस डिजिट में एक जोड़ देते हैं, 5 से छोटा हो तो उसको ड्रॉप कर देते हैं, उसके आगे कुछ नहीं लिखते हैं। ठीक है, समझे? मैक्सिमम 3 डिजिट तक जाते हैं पॉइंट के बाद। ठीक है, मैक्सिमम। ठीक है, यही राउंड ऑफ होता है। चलो
ये सारा होमवर्क था, ये क्वेश्चन कर लेना सभी को। एनसीईआरटी बुक का सारा क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको सभी बच्चे कॉपी में अच्छे से ध्यान से लिख लेना, सॉल्व कर लेना, ठीक है। बात समझ रहे हैं? हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे क्या था, अब आगे आता है हमारे पास डायमेंशन एनालिसिस। ये डायमेंशन एनालिसिस क्या कहता है? देखो, डायमेंशन एनालिसिस एक तरह का यूनिट कन्वर्जन है, मतलब एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जो कन्वर्ट करते हैं उसी को डायमेंशन एनालिसिस कर देते हैं, ठीक है। बोलता है कि यहाँ पे डायमेंशन एनालिसिस में एक तरह का ये यूनिट कन्वर्जन है, विमीय विश्लेषण। बोलता है क्या, ऑफन वाइल कैलकुलेटिंग, जब हम कैलकुलेट करते हैं, देयर इज नीड टू कन्वर्ट, तो हमें जरूरत होती है कन्वर्ट करने के लिए यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने का जरूरत पड़ता है, ठीक है। द मैथड, बोलता है द मैथड यूज्ड टू अकम्पेलिंग दिस कोड, अब जो मैथड का यूज करते हैं, ठीक है, बोलता है द मैथड यूज टू अकम्पेलिश दिस, अब जिस मैथड का यूज करते एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने मतलब जिस मेथड का उपयोग करते हैं एक सिस्टम यूनिट को दूसरे सिस्टम यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए, उसको हम कहते हैं फैक्टर लेवल मेथड। उसको क्या बोलते हैं सर? फैक्टर लेवल मेथड, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, यूनिट फैक्टर मेथड, या फिर क्या है, डायमेंशन एनालिसिस। क्या नाम है सर? डायमेंशनल एनालिसिस। बात समझ रहे हैं? हाँ, तो एक सिस्टम यूनिट को दूसरे सिस्टम यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए जिस है ना, जिस मेथड का हम यूज करते हैं उस मेथड को हम क्या कहेंगे? सिस्टम एनालिसिस, ये डायमेंशन एनालिसिस, या यूनिट फैक्टर मेथड, या फिर फैक्टर लेवल मेथड। क्लियर माय पॉइंट? बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलो इसको नोट करो सभी बच्चे, ठीक है। देखो आगे क्वेश्चन क्या दिया सर, यहाँ देखो उसी बात को यहाँ पे भी लिखा हुआ है, सेम बात, कि द यूनिट फैक्टर बाय विच मल्टीप्लीकेशन इज यूज टू बी डन इज द, बोलता है द यूनिट फैक्टर बाय विच मल्टीप्लीकेशन इज यूज टू बी डन इज दैट यूनिट फैक्टर विच गिव्स डिजायर्ड यूनिट। मतलब हम लोग क्या करते हैं, जो यूनिट चाहिए उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करते हैं और जो यूनिट चाहिए उसको हम निकाल लेते हैं। बोलता है क्या कि द न्यूमरेटर शुड हैव द पार्ट, दैट पार्ट विच इज रिक्वायर्ड इन दिस डिजायर्ड रिजल्ट। बोलता है जो न्यूमरेटर हम लोग को चाहिए, है ना, विच इज रिक्वायर्ड, जो चीज़ जरूरत होता है उसको बोलते हैं डिजायर रिजल्ट। मतलब जो हमको चाहिए उसको डिजायर रिजल्ट बोलेंगे, जो दिया हुआ है, ठीक है, उससे। बोलता है यहाँ पे क्या, यूनिट कैन बी हैंडल, यूनिट को हम हैंडल करते हैं जस्ट लाइक अदर न्यूमेरिकल पार्ट, इट कैन बी कैंसल या डिवाइडेड या मल्टीप्लाई या स्क्वायर। इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, स्क्वायर भी कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ रहे हैं? सबको क्या कहते हैं? डायमेंशन एनालिसिस कहते हैं। क्लियर माय पॉइंट? हाँ, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ सबसे पहले क्या, कि हाउ मैनी सेकेंड आर इन 2 डेज, 2 दिन में कितना सेकेंड होता है, ठीक है। 2 दिन क्या है यहाँ पे? 2 डेज। देखो यहाँ पे ध्यान से क्या दिया हुआ है, 2 डेज। अब 2 डेज में यहाँ क्या पूछा है कि एक यूनिट 2 डेज दिया हुआ, पूछता है 2 दिन में कितना सेकेंड होता है, हाउ मैनी सेकेंड, सेकेंड बराबर क्या, वाट। अब कैसे निकालोगे सर? सिंपल सी बात है कि एक दिन बराबर क्या होता है, 1 डे। अगर हम पूछे 1 डे बराबर क्या होता है, आपको छोटे छोटे चीज पता होना चाहिए। देखो जैसे यहाँ पे क्या, 1 डे बराबर क्या होता है, 24 आवर्स, ये पहला चीज। दूसरा, अब 24 आवर्स, 1 आवर्स बराबर कितना होता है, 60 मिनट। अब 60 मिनट में कितना होता है सर, 60 मिनट 1 मिनट में कितना होता है सर, 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड। अब बोलता है 2 डेज में कितना होगा सर, तो सिंपल सी बात है, 2 डेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, देखो देखो 2 डेज निकालने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा सर, देखो नाउ 2 डेज यानी कि 2 दिन, एक दिन में कितना सर, 24 घंटा, 24, ठीक है। अब 24 घंटे में कितना, 24 घंटे में, है ना, बोलता 2 गुने 24, ताकि पता चल जाए दिन का। दिन के बाद क्या निकालना सर, 24 के बाद मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे 60, ताकि मिनट में कन्वर्ट हो जाए, मिनट को सेकेंड में यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा सर, देखो यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करें, 24 दुना कितना होगा सर, 24 दुना 48, ठीक है।
24 दूना 48 और 6 जगह कितना होता है 36 00, ठीक है। 36 इंटू 48, 48 इंटू 36। अब 48 इंटू 36 को मल्टीप्लाई कर दो, देखो ठीक है। देखो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा एक फॉर्मूला, यहाँ क्या बन गया सर 48 इंटू 36, 36 को 48 से मल्टीप्लाई कर देना तो लगभग 1,72,000 के आसपास आ जाता है, ठीक है। 1,72,000, ठीक है, सेकेंड के आसपास आ जाएगा, ठीक है, इतना आसपास आ जाता है, ठीक है। 36 इंटू 48, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,72,000 सेकेंड के आसपास आ जाएगा, ठीक है, समझ रहे। चलिए तो इसको लिख लो, ठीक है। ये हुआ अभी क्या, 1-2 दिन को सेकेंड में कन्वर्ट किए था। अगर कोई सेकेंड के जगह पे कुछ और दे दे, जैसे क्या, देखो ध्यान से, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ वही दिया बात, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई कितना होगा चेक करके लिख लेना, ठीक है। मैंने 1,72,000 सेकेंड लिख दिया था, लेकिन आप इसको चेक कर सकते हो, ठीक है। देखो और भी यहाँ पे एग्जाम्पल देखें, देखो और भी एग्जाम्पल अगर हमने क्या लिया, कुछ एग्जाम्पल और दिया है तो देख लीजिए। देखिए बोलता है यहाँ पे क्या, और चलो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं और एग्जाम्पल। देखो अगर कोई बोले कि 5 लीटर दूध दिया, क्या दिया सर, देखो 5 लीटर दूध दिया हुआ है, तो ml में क्या होगा, ml बराबर वाट। तो आपको पता होना चाहिए क्या कि 1 लीटर बराबर कितना होता है 1000 ml, ठीक है। क्या होता है सर 1 लीटर बराबर 1000 ml होता है, ठीक है, ठीक है। तो नाउ पाँच लीटर मिलकर और क्या 5 गुने 1000 ml कितना होगा 5000 ml, ठीक है। 5 गुने 1000 कितना होगा 5000 ml। क्लियर माई पॉइंट। दूसरा देखो, दूसरा क्या, दूसरा देखो बोलता है यहाँ पे क्या, अगर कोई दे दे क्या, कोई दे दे हम लोग को 10 kg, ठीक है, या अभी और चलो ठीक है। अगर कोई बोले क्या दिया हुआ 3 लीटर, ठीक है, 3 लीटर ऑयल, 3 लीटर ऑयल को अगर क्या हम लोग कन्वर्ट करें ml में, तो देखो 3 लीटर ऑयल बराबर कितना 3 गुने 1000 ml, बता कितना 3000 ml, ठीक है। मतलब लीटर को क्या करना है ml में कन्वर्ट करना है। उसी तरह अगर कोई चीज़ ग्राम में दे दे तो सर देखो, कोई चीज़ अगर ग्राम में दे दे तो क्या होगा सर, देखो देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 kg बराबर कितना होता है 1000 ग्राम होता है, ठीक है। जैसे अगर कोई बोले क्या हमारे पास 5 kg शुगर है, क्या सर, तो ग्राम में क्या होगा, देखो 5 kg बराबर कितना 1 kg में 1000 ग्राम कितना हो गया 5000 ग्राम, ठीक है, समझ रहे हैं। हाँ दूसरा देखो, अगर कोई बोले क्या हमारे पास 10 kg राइस है, ठीक है, तो ग्राम में कितना होगा सर, देखो 10 गुने 1000 बराबर कितना 10,000 ग्राम, ठीक है। क्लियर है, बात समझ गए। देखो आगे तीसरा, अगर कोई दिया हुआ क्या 2000 ग्राम, ठीक है, 2000 ग्राम क्या
सॉल्ट NaCl केजी में कन्वर्ट करो, ठीक है, आंसर क्या है, केजी में कन्वर्ट करो। तो देखो ग्राम को कितना है, 1000 से भागा दो, ठीक है, केजी में आ जाएगा। देखो 1000, ठीक है, किस में चला जाएगा सर, ये केजी में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, देखो कितना आ गया, 2 बार में कितना आ गया, 2 केजी, ठीक है। मतलब एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना है, क्या कहलाता है, फैक्टर लेवल मेथड या डायमेंशन एनालिसिस। चाहे हावर को मिनट में चेंज करना हो, केजी को लीटर में चेंज करना हो, ठीक है, केजी को ग्राम में चेंज करना हो, ठीक है, या फिर हम लोग को केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना हो या लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना हो, ठीक है। तो हर जगह हम लोग यूनिट कन्वर्जन का जिसका यूज करेंगे उसी को क्या बोलते हैं, डायमेंशन एनालिसिस या फैक्टर लेवल मेथड, ठीक है। ये ठीक है, बात समझ रहे हैं। चलिए इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, ठीक है। चलो यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन छोटा छोटा आता है कई बार, तो वहाँ पे ये काम आएगा, ठीक है, बात समझ गया मेरा। चलिए अब हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है यहाँ पे क्या, देखो अब हमारे पास हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है कुछ लॉ। ये लॉ कहाँ काम आता है सर, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हम आपको पढ़ाने वाले। देखो केमिस्ट्री क्या कहता है, केमिस्ट्री कहता है कि हमारे आसपास जो भी एटम दिखाई देता है, जो भी एटम दिखाई देता है, ठीक है, जैसे मान लो ये एक हाइड्रोजन का एटम है, ये दूसरा भी हाइड्रोजन का एटम है, ये दोनों क्या करेंगे सर, ये दोनों कंबाइन होकर के H2 बनाएगा। क्या करेगा सर, H2 बनाएगा, ठीक है। अगर ये H2 है, बाहर में O2 है, ये कंबाइन करके क्या बनाएगा, H2O बनाएगा, समझ रहे हो। हाँ, अगर ये Na है, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में, और यहाँ पे Cl2 है गैसियस फॉर्म में, तो यह क्या बनाएगा सर, NaCl बनाएगा, ठीक है। ये क्या, देखो NaCl क्या है, एक्वस मीडियम में, और ये H2O है, तो क्या होगा सर यहाँ पे, NaCl का सॉल्यूशन बनेगा। तो एक चीज़ ध्यान रखो क्या, कि हम लोग यहाँ पे जो भी लेते हैं, चाहे एटम ले लो चाहे मॉलिक्यूल ले लो, ये एक दूसरे से या तो कंबाइन करते हैं या तो रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये जो एक एटम दूसरे एटम से कंबाइन कर रहा है, एक एटम जो दूसरे एटम से कंबाइन करके नया एलिमेंट बना रहा है, या कोई कंपाउंड या मॉलिक्यूल बन रहा है, या कोई तरह का रिएक्शन जो पॉसिबल हो रहा है, वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई नियम या कोई ना कोई लॉ को फॉलो करता है। ऐसे नहीं है, बिना लॉ का हम ये सब नहीं करवा सकते। तो केमिस्ट्री में इसी चीज़ को समझने के लिए कई सारे वैज्ञानिकों ने कई सारे नियम दिए, और ये केमिस्ट्री का सबसे पहले नियम जो दिया गया वो क्या था, देखो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। मतलब कोई भी एटम मिल करके मॉलिक्यूल या कंपाउंड का जो निर्माण करता है या कोई केमिकल रिएक्शन करता है, वो सब इसी नियम का पालन करेंगे, इस नियम को फॉलो करेंगे। कौन कौन से नियम है? तो वही लिखा है हमने क्या, द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन या रासायनिक संयोजन के नियम। कोई भी दो एटम मॉलिक्यूल कंबाइन करेगा, ये नियम को वो फॉलो करेगा। बोलता है कि द फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड, जो भी कोई कंपाउंड बनता है, ठीक है, ऑफ एलिमेंट इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग 5 बेसिक लॉ। वो ये 5 बेसिक लॉ का पालन करते। कोई भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल या कोई रिएक्शन होगा, ये पांचों नियम का वो कहीं ना कहीं पालन करेगा। नियम एक पहला क्या कहता है, बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पहला कहता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पहला। दूसरा क्या है? दूसरा कहता है लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन, निश्चित अनुपात का नियम क्या है, या फिर कांस्टेंट कंपोजिशन, ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन दूसरा। तीसरा क्या है? तीसरा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तीसरा मल्टीपल प्रोपोर्शन का यूज करता है, ठीक है, जब एक से अधिक, है ना, दो एटम मिलेंगे और एक से अधिक कंपाउंड को बनाएंगे या मॉलिक्यूल को बनाएंगे, तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तीसरा गैलुसाक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, ठीक है, गैलुसाक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम बनाएंगे। तीसरा क्या, अवगाड्रोज लॉ। पांचवा क्या है, अवगाड्रोज लॉ। ये 5 उंगली है, 5 लॉ। ये 5 लॉ को ही फॉलो करके कोई भी एटम दूसरे एटम से मिलकर के मॉलिक्यूल बनाएगा, या फिर दो मॉलिक्यूल मिलकर कोई कंपाउंड बनाएंगे, या कोई तरह का केमिकल रिएक्शन होगा, ठीक है। ये पांचों नियम का पालन होगा तभी होगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए इन सभी प्यारे प्यारे बातों के साथ बेटा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या है। सबसे पहले यहाँ पे आता है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या है सर? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या, मास। ये क्या कहता है सर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? ध्यान से देखो, बोलता है क्या, स्टेटमेंट बोलता है इट स्टेट दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यहाँ तराजू दिख रहा है, देखो कोई भी केमिकल रिएक्शंस होगा,
केमिकल रिएक्शन में क्या दो पार्ट होता है, एक होता है रिएक्टेंट, एक होता है प्रोडक्ट। तो जो मास ऑफ रिएक्टेंट जो है और मास ऑफ प्रोडक्ट, ये दोनों जिस टाइम ये इक्वल हो जाता है, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो यही बोलता है स्टेटमेंट क्या, इट स्टेट दैट कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड, मैटर ना तो मैटर को क्रिएट किया जा सकता है, बोलता है इट स्टेट दैट कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ना ही इसको क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जाता है इन एन ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इन ऑर्डिनरी केमिकल या फिजिकल चेंज, कोई तरह का हम केमिकल चेंज या फिजिकल चेंज करें तो उसमें ना तो मास को क्रिएट कर सकते हैं ना मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हो। और इट वाज प्रपोज्ड बाय एंटोनी लेवोजियर, और इस नियम को सबसे पहले किसने दिया, एंटोनी लेवोजियर, जिनको फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है। केमिस्ट्री के फादर किनको कहा जाता है, एंटोनी लेवोजियर को। इन्होंने ही सबसे पहले केमिस्ट्री में ये लॉ दिया था, और उसके बाद ही एटम मिलकर के कॉम्बाइन होकर के मॉलिक्यूल या फिर कोई रिएक्शन बनाते हैं। मतलब यहाँ पे कुल मिला के समझो कि मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर क्या, मास ऑफ, मतलब जो रिएक्टेंट का मास होगा उतना ही मास क्या प्रोडक्ट में होगा। मतलब जो एलिमेंट या एटम लेंगे रिएक्शन में, ठीक है, तो रिएक्टेंट का जो मास होगा वही मास कहाँ पे मिलेगा हम लोग को, प्रोडक्ट में भी सेम वही मास मिलेगा। ठीक है, मास ना घटेगा ना बढ़ेगा। ठीक है, और इसी नियम को हम क्या कहेंगे, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, चलिए ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, क्लियर है। चलो एग्जांपल के साथ इसको देखते हैं थोड़ा सा। देखो एग्जांपल हमने क्या लिया हुआ है, देखो लेट अस कंसीडर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम इट्स एलिमेंट। दो एलिमेंट लिए, इसको कंबाइन करके दिखा, जैसे C+O2। कार्बन कितना 12 ग्राम, ऑक्सीजन कितना 32 ग्राम। देखो यहाँ 12 + 32 जोड़ो कितना होगा, 12 + 32 44 ग्राम। दोनों मिलकर क्या बन रहा है, CO2 कितना 44 ग्राम। देखो इधर 44 ग्राम उधर भी 44 ग्राम। बोलता है मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर मास ऑफ प्रोडक्ट, और इसी को क्या बनेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब रिएक्शन में रिएक्टेंट में जो मास है उतना ही मास प्रोडक्ट में है। ठीक है, जितना रिएक्टेंट में मास है उतना ही प्रोडक्ट में मास है। जितना नंबर ऑफ कार्बन एटम, एक यहाँ भी एक, यहाँ 2 ऑक्सीजन तो वहाँ भी 2 ऑक्सीजन। ठीक है, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के मास से ही हम कोई भी केमिकल रिएक्शन को क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। ठीक है, बात समझ रहे मेरी, हाँ ठीक है। चलो आगे चलो, बोलता है यहाँ पे क्या, एक आध एग्जाम्पल और देखना है। देखो अगर हम ले लें क्या, देखो H2 + O2 क्या बनेगा सर, यहाँ पे H2O बनेगा। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल यहाँ बनेगा। ठीक है, देखो अब होगा क्या, यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन, देखो ट्विस्ट हो। ठीक है, यहाँ पे देखो सर, यहाँ पे हाइड्रोजन की मात्रा क्या है, हाइड्रोजन, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन की जो मात्रा है, ठीक है, या हाइड्रोजन का जो मास है कितना होगा सर, यहाँ पे हाइड्रोजन का मास देखो 2 4 ग्राम। ठीक है, यहाँ पे कितना सर, यहाँ पे हो जाएगा 2 16 2 32 ग्राम, जोड़ दो 32 4 कितना हुआ 36 ग्राम। ठीक है, इधर देखो यहाँ पे क्या 2 गुने वाटर का कितना 1 + ऑक्सीजन का 16। ठीक है, देखो 16 + 18 दूना से कितना 36 ग्राम, इधर भी 36 ग्राम। ठीक है, यानी कि 36 ग्राम जो है रिएक्टेंट का मास, उतना ही क्या होगा प्रोडक्ट के तरफ मास। ठीक है, दोनों तरफ मास क्या है हमारा बराबर। क्लियर माय पॉइंट। तो रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट का मास यहाँ पे इक्वल है, यानी कि इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बोलता है कि जितना रिएक्टेंट में मास होगा उतना ही प्रोडक्ट में होगा, मास ना घटेगा ना बढ़ेगा। इसलिए नंबर ऑफ एटम इधर 2 है, हाइड्रोजन का 4 एटम है, उधर भी 4 एटम, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। ठीक है, और यही कारण है कि केमिकल रिएक्शन को क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है, क्योंकि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करते हैं। ठीक है, बात समझ रहे हैं, हाँ। चलो इसी बात को हमने यहाँ पे लिख दिया है क्या, स्टेटमेंट के फॉर्म में, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है। बोलता है इन ए केमिकल रिएक्शन, कोई भी तो हेलो, चलिए
अभी हम लोग देख क्या रहे थे बच्चों, देख रहे थे हम लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन या फिर लॉ ऑफ डिफिनिट कंपोजिशन। ये लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन या डिफिनिट कंपोजिशन क्या कहता है, ये कहता है कि जब दो एटम कॉम्बाइन करेगा, जब दो एटम क्या करेगा सर, कॉम्बाइन करेगा, ठीक, मॉलिक्यूल बनेगा। अब ये मॉलिक्यूल तुम कुछ भी ले सकते हो, H2O ले सकते हो, कोई CO2 ले सकता है, कोई NO2 ले सकता है, समझ लो, कोई NO ले सकता है, ठीक है, कोई HCl ले सकता है, ठीक है। मतलब कोई भी मॉलिक्यूल जब तुम लोगे तो वो मॉलिक्यूल चाहे अब ये H2O चाहे तुम नदी का पानी लो या रिवर का पानी लो, ठीक है, या बरसात का पानी लो, कहीं से भी तुम H2O लोगे, समझ लो, चाहे इंडिया का लो, रसिया का लो, जापान, कहीं से भी लो, तो इसका जो रेशियो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का हमेशा फिक्स रहेगा। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो क्या होगा, फिक्स। हाइड्रोजन का मास 2, ऑक्सीजन का 16, रेशियो कितना, 1:8। उसी तरह CO2 का भी रेशियो जो है हमेशा फिक्स रहेगा। कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का कितना होगा 16 दूना 32। काटो कितना रेशियो आएगा सर, 4 से काटेंगे तो 4 से 3 बार में, यहाँ 8 बार में, ठीक, 3:8, ठीक है। इस रेशियो में क्या है सर, यहाँ पे 3:8 के रेशियो में कौन है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। उसी तरह ये NO2, HCl सब अपने अपने रेशियो में ही, अपने मास के रेशियो में होता है। तो वही यहाँ हमने लिखा है कि केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज फाउंड, मतलब कोई भी केमिकल कंपाउंड जो बनता है ये ऑलवेज फाउंड, ये किस फॉर्म में पाया जाता है बेटा, ये पाया जाता है मेड अप ऑफ इन दी सेम एलिमेंट, दो एलिमेंट जो कंबाइन होता है टुगेदर इन सेम फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास, अपने फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास के फॉर्म में कंबाइन होकर के बनता है। चाहे तुम H2O ले लो, Cu क्यूप्रिक ऑक्साइड ले लो, चाहे NO ले लो, HCl ले लो, कुछ भी ले लो, ये हमेशा क्या होता है, फिक्स बाय रेशियो के मास में कंबाइन होकर के बनता है। और इसका मास रेशियो हमेशा क्या होता है, ऑलवेज कांस्टेंट होता है। इसका प्रोपोर्शन क्या होता है, अनुपात हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। उसी बात को हमने एग्जाम्पल में यहाँ पे बेटा लिख रखा है, देखो बहुत अच्छे से, क्या, प्योर वाटर, शुद्ध पानी तुमको लेना है, क्या लेना है, एकदम शुद्ध पानी लेना है, ठीक है। बोलता है प्योर वाटर ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, अगर अलग अलग सोर्स से तुम प्योर वाटर ले दो, चाहे रिवर का हो, वेल कुआं का हो, सी समुद्र का हो, ठीक है, कहीं का भी हो, चाहे तुम इंडिया से लो, रसिया से लो, जापान से लो, कहीं से भी लो, ठीक है। ऑलवेज कंटेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये हमेशा एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंटेन करके ही बनेगा, ठीक है, दोनों को मिलाने से ही बनेगा। एंड कॉम्बाइंड टुगेदर इन रेशियो 1:2, ये हमेशा 1:8 में ही क्या इसको कॉम्बाइन करना होगा, ठीक है। जैसे H2O क्या है सर, यहाँ पे बार बार देखो H2O का क्या मोलर मास, यहाँ पे 2x1 प्लस ऑक्सीजन का कितना 16x1, 1 है, तो यहाँ पे कितना हो गया 2:16। काटो क्या बच रहा है सर, यहाँ पे एक ही चीज़ बच रहा है क्या, एक तरह से क्या बच रहा है, देखो एक तरह से यहाँ क्या बच रहा है 1:8, मतलब ऑक्सीजन का जो अनुपात है कितना 1:8 के अनुपात में ऑक्सीजन है। उसी तरह हम बात करें CO2, देखो अगर हम बात करें क्या, देखो कुछ हम रिएक्शन लिख दे रहे हैं, ठीक है, CaCO3, इसको हीट किए, क्या किए, हीट किए, क्या बना सर, कैल्शियम ऑक्साइड बना प्लस CO2 गैस बना, पहला, ठीक है, देख रहे हो क्या बना सर, CO2 गैस बना, ठीक है। एक मिनट को ब्राइटनेस बढ़ा दे रहे ताकि सबको अच्छा से दिखेगा, ठीक है। देखो ये CO2 बना, यहाँ पे देखो पहला रिएक्शन, दूसरा रिएक्शन क्या, अगर C प्लस O2 कॉम्बाइन किए, ठीक है, क्या बना, ये भी CO2 गैस बना, देख रहे हो। चाहे तुम कैल्शियम कार्बोनेट ले लो, चाहे तुम कार्बन और ऑक्सीजन मिला करके कार्बन डाइऑक्साइड बना लो, दोनों केस में क्या है सर, दोनों केस में CO2 ही बन रहा है, ठीक है। अगर और बोले हम लोग, यहाँ देखो CO2 का मास देखो क्या होगा सर, CO2, अब देखो ये दो अलग अलग रिएक्शन से CO2 बना है, दोनों कॉम्बाइन हुआ किस रेशियो में, ये चेक करो। देखो कार्बन का एटॉमिक मास कितना था, कार्बन का CO2 में कार्बन का मास कितना है 12, ऑक्सीजन का मास कितना सर 16 दूना 32, यहाँ पे देखो काटो कितना हो सर 3 4 तिया 12, ठीक है, क्या हो यहाँ पे देखो 4 से भागा देंगे 3:8 के फॉर्म में क्या, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मतलब अगर 3 लीटर कार्बन है तो 8 लीटर क्या होगा ऑक्सीजन, यानी टोटल क्या होगा 8 3 11 लीटर, टोटल कितना 11 लीटर अगर CO2 है, इसमें से 3 लीटर कार्बन होगा, 8 लीटर ऑक्सीजन होगा।
बोलो कोई दिक्कत कि नहीं को, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। यही है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनिट कंपोजिशन। और इट वाज प्रपोज्ड बाय जोसेफ प्रॉस्ट। इस लॉ को किसने दिया था सर? इस लॉ को जोसेफ प्रॉस्ट ने 1799 को दिया था। चलो 1799 को ये लॉ उसने दिया था, ठीक है। तो इस पूरे लॉ को लिख लो, इसका एग्जाम्पल लिख लो, ठीक है। हाँ, इसमें क्वेश्चन बनता है काफ़ी अच्छा, ये आगे हम बताएंगे आपको, ठीक है। आगे देखो सर, आगे यहाँ पे एक और क्वेश्चन है क्या, एक और लॉ है क्या, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये क्या कहता है? ये कहता है सिंपल सी बात, देखो पीछे हम आते हैं बैक साइड, ठीक है। ये सिंपल सी बात क्या कहता है कि दो एटम जो है ना अलग अलग तरीके से कॉम्बाइन कर सकते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन कॉम्बाइन की, ये दो तरीके से कॉम्बाइन हो सकता है। एक बार ये कॉम्बाइन करके H2O बना सकता है, एक बार ये दोनों कॉम्बाइन करके H2O2 बना, देख रहे हो। मतलब दो ही सेम एटम कॉम्बाइन करके एक बार H2O बन रहा है, एक बार H2O2 बन रहा है। उसी तरह यहाँ पे देखो क्या, C और O, एक बार C और O कॉम्बाइन किया तो CO2 बन गया, दूसरे बार कॉम्बाइन किया तो क्या बन गया सर? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। मतलब दो एटम मल्टीपल तरीके से कॉम्बाइन होकर के अलग अलग क्या कंपाउंड को ये बना सकते हैं। लेकिन ये दोनों में कॉमन क्या बात रहेगा? कॉमन ये बात रहेगा कि जब दो सेम एटम एक से अधिक तरह के कंपाउंड बनाएंगे तो एक का अनुपात हमेशा फिक्स रहेगा, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे हम बात करें ऑक्सीजन का कितना होगा, यहाँ 2 ऑक्सीजन 16, काटेंगे कितना होगा 1:8 इसका रेशियो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 गुने 2 अनुपात, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना होगा 16 दूना 32 हो जाएगा यहाँ पे, 16 दूना सीधा 32, यहाँ काटेंगे कितना होगा 1:16। यहाँ पे देखो ये है 1:8, ये 1:16। यहाँ पे कॉमन क्या है? हाइड्रोजन का अनुपात दोनों केस में समान है, हाइड्रोजन का अनुपात दोनों केस में क्या है सर? समान है, ठीक है, समझ रहे हो। हाँ, ऑक्सीजन का यहाँ पे 2 गुना था, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का भी 2 गुना अनुपात है। तो वही बोलता है कि जब दो एटम कॉम्बाइन करेंगे तो एक का अनुपात दोनों केस में क्या होगा? समान होगा, ठीक है। वहीं CO2 के केस में देखो उसका कार्बन का मास है यहाँ पे 12, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16 दूना 32, ठीक है। यहाँ पे काटो कितना होगा 3:1, ठीक है। यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या सर 12:16, काटेंगे क्या होगा सर यहाँ पे 3:2, ठीक है। तीन अनुपात 2, क्लियर है, समझ रहे हैं। 3:2 कटेगा नहीं, 3:4, सॉरी 2 नहीं। देखो अगर हम 4 से काटे तो क्या कटेगा, देखो 4 से 4 तिया 12 और 4 चौका 16, 3:4, ठीक है, 3:4, ठीक है। 3:8, 3:4, 1:8, 1:16। बोलो कोई दिक्कत है कि नहीं को, ठीक है। HO और CO में कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बात चल रहा है आगे, ठीक है। ठीक है, यही यहाँ पे कह रहा है क्या, ये है क्या। अब ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन किसने दिया था सर? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जो साइंटिस्ट दिया था ना, ये डाल्टन नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। क्या? डाल्टन नाम के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने ही लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन दिया था कि एक दो एटम कंबाइन होकर के मोर देन 2 एटम्स बना सकते हैं, ठीक है, कंपाउंड बना सकते हैं। बोलता है अकॉर्डिंग टू कॉम्बाइन टू फॉर्म, ये कॉम्बाइन करता है टू फॉर्म मोर देन 2 कंपाउंड, 2 या 2 से अधिक कंपाउंड को बनाता है। देन द मासेस ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट, जो मास होता है वन ऑफ द एलिमेंट, ये दोनों में से, दोनों कंपाउंड में से एक का जो मास होगा, बोलता है देन द मासेस ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट दैट कॉम्बाइन विद द फिक्स्ड मास, एक का जो मास होगा, दोनों मॉलिक्यूल में से एक एटम का जो मास होगा, दोनों में क्या होगा, हमेशा फिक्स होगा, ठीक है। बोलता फिक्स मास ऑफ द अदर एलिमेंट एंड आर इन द रेशियो ऑफ द स्मॉल होल नंबर, और ये हमेशा किस होगा, ये बोलता है ये हमेशा क्या हो, रेशियो होगा स्मॉल होल नंबर, ठीक है। एक जो मास फिक्स होगा दोनों केस में, वो हमेशा क्या होगा, फिक्स मास के रेशियो के फॉर्म में होगा। जैसे भी हमें H2O2 और CO2 एग्जाम्पल दिया था, देखो वही एग्जाम्पल को हमने पीछे भी लिख रखा है क्या,
देखो H2O में हाइड्रोजन ऑक्सीजन कॉम्बाइन किया, H2O बना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे H2O2 बना, ठीक है। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का मास 16, यहाँ पे ऑक्सीजन का मास क्या है 32, ठीक है। दोनों केस में यहाँ पे हाइड्रोजन का मास कितना है 2, यहाँ पे भी हाइड्रोजन का मास कितना है, मतलब एक आइटम है जिसका मास दोनों केस में सेम है 2 2। चेंज किसका, ऑक्सीजन का, ठीक है। तो वही यहाँ बोलता है द मास ऑफ ऑक्सीजन दैट इज 16 ग्राम, एक में है, एक में 16 ग्राम, दूसरे में 32 ग्राम है, ठीक है। विच कॉम्बाइंड विथ, जो कॉम्बाइन हो रहा है फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मास दोनों केस में क्या है, फिक्स है। हाइड्रोजन के केस में दोनों का मास क्या है सर, फिक्स है। 2 ग्राम बियर से सिंपल इंटीग्रल रेशियो, ये क्या होता है हमेशा एक सिंपल इंटीग्रल रेशियो रखता है 1:2 क्यों सर, देखो यहाँ पे अगर हम बात करें ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों में 2 2 सेम है। यहाँ पे दो ऑक्सीजन का 16, यहाँ पे 32, 16 32 का क्या होता है रेशियो 1:2, ठीक है, बात समझे। तो वही बोल रहा है कि ये दोनों कंबाइन करेंगे तो एक एटम का मास दोनों केस में क्या होगा सर, सेम रहेगा, ठीक है। ऐसे कई सारे एग्जांपल है, पीछे देखो हमने ले रखा है क्या, देखो NO के केस में क्या है सर, NO नाइट्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन किया, देखो नाइट्रोजन ऑक्सीजन जब कंबाइन करता है तो क्या क्या बनाता है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या N2O, ठीक है, समझ रहे हो। हाँ, तो नाइट्रोजन NO2 N2O, ठीक है, ये 2-3 तरह का कंपाउंड बनाता है, ठीक है। देखो यहाँ पे नाइट्रोजन का मास कितना सर, यहाँ पे 14, ऑक्सीजन का मास कितना 16, 14:16, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या है सर, नाइट्रोजन का मास 14, ऑक्सीजन का मास कितना 32, यहाँ पे क्या है नाइट्रोजन का मास 28, ऑक्सीजन का मास 16, ठीक है, बात समझ रहे हैं। हाँ, 14:16, 14:32, 28:16, ठीक है। देखो अब अलग अलग केस में क्या है, काटो। अगर यहाँ पे क्या किसका मास कॉमन है, किसी एक का मास सब में कॉमन होना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे 14 नाइट्रोजन 14 से काटो, ठीक है। देखो क्या कट रहा है सर, यहाँ पे देखो अगर हम बात करें 14 को, देखो 14 जो एक बार में कट गया ये, ठीक है, ये भी एक बार में कट गया और ये देखा 2 बार में कटा। 14 से पहले काटेगा पहला रेशियो, दूसरा रिपाप 16 से काटा गया तो एक बार में कटा, तो 16 2 से कटा, 16 1 से कट गया। यानी कि ये जो मॉलिक्यूल है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ये 1:1 है, ठीक है, ये क्या 1:2 है, ये 2:1 है, ठीक है। तो इस फॉर्म में क्या मिलाया गया है कंपाउंड, ठीक है। यहाँ पे किसका मास सेम था, तो ये 2 में देखो तो नाइट्रोजन का मास सेम है, ठीक है, समझ रहे हो। यहाँ पे 2 नाइट्रोजन था इसलिए यहाँ पे इधर नाइट्रोजन एक था इसलिए 14, यहाँ 2 नाइट्रोजन था इसलिए 28, देख रहे हो। तो मतलब जो भी 2 एटम कंबाइन करेगा मोर देन वन कंपाउंड बनाएगा तो उसमें से एक का मास ऑलवेज क्या होता है, फिक्स होता है एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ एटम, ठीक है, बात समझ रहे हैं। यही है लॉ ऑफ क्या, हमारा मल्टीपल प्रपोर्शन, एक से अधिक बराबर है, ठीक है। देखो इसका एग्जाम्पल रखा है, देखो N2O5 में NO2 N2O NO N2O3 या NO2 या N2O5। देखो यहाँ पे नाइट्रोजन का मास कितना 28, ऑक्सीजन का 16, यहाँ पे NO में 16 14 14, N2 में 28 48, NO2 में 14 32, N2O5 में 28 और 80, ठीक है। यहाँ पे देखो सर, यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे एक को हम काट रहे हैं, किसको चेंज कर रहे हैं सर, देखो एक को हम लोग क्या किए चेंज कर दिए, से 28 देखो इसको क्या किए हम लोग, टेकिंग द फिक्स्ड मास ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का मास को फिक्स किए। फिक्स कैसे किए सर, नाइट्रोजन को यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। देखो दोनों में 2 से, यहाँ देखो पूरे में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए क्या 28 32, यहाँ पे ताकि एक को हम फिक्स कर सके। देखो नाइट्रोजन यहाँ पे फिक्स हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पे वेरी कर रहा है, देखो नाइट्रोजन यहाँ पे फिक्स हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन को देखो डिवाइडेड बाय लोवेस्ट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना रिएक्ट करेगा इसको हम डिवाइड कर, देखो ऑक्सीजन यहाँ पे था लोवेस्ट मास 16 का है, 16 में 16 भागा दिए नंबर ऑफ ऑक्सीजन 1, 16 में 32 को भागा दिए कितना 2, ठीक है, और ऑक्सीजन को भागा दिए 3, ये 64 को भागा दिए 4, यहाँ पे भागा दिए 5, मतलब कि सारे मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का रेशियो 1:2:3:4:5 है, ठीक है, समझ रहे हैं। हाँ, तो ये इस तरह से हम लोग क्या 2 एटम का क्या फिक्स्ड मास निकाल लिया, ठीक है, बात समझ रहे हैं। इसको अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, ठीक है। हाँ, क्लियर माय पॉइंट। देखो आगे क्या है सर, हमारे आगे यहाँ पे एक और एग्जांपल है CO2 वाला भी हम बताए थे क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड में देखो कार्बन 12 ऑक्सीजन 16, कार्बन 12 ऑक्सीजन 32, कार्बन C2O3 में C3 में कार्बन 36 ऑक्सीजन 32, काटो यहाँ पे सर कटेगा, टेकिंग फिक्स मार्क्स। देखो हम एक मार्क्स तीनों को एक मार्क्स में लाएंगे, देखो यहाँ पे क्या किया गया 3 से मल्टीप्लाई करो, देखो 12 3 36,
ठीक है, 16 या 48, 12 या 36, 32 या 96, ताकि एक के मास को क्या करिए, फिक्स करें। एक का मास को फिक्स करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे नंबर को अपने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ताकि एक एलिमेंट का मास क्या हो, तीनों के इसमें फिक्स हो सके। ठीक है, यहाँ पे देखो 36 36 36 लाए, नीचे देखो यहाँ पे किसका मास बराबर किया, तो यहाँ पे नाइट्रोजन का मास बराबर किए थे। ठीक है, इससे पहले किसका मास बराबर किए थे सर, इससे पहले यहाँ पे नाइट्रोजन का मास बराबर किया गया था। ठीक है, नाइट्रोजन का मास बराबर किया गया था मल्टीप्लाई करके। ठीक है, बात समझ रहे हैं। हाँ, इससे पहले देखो, इससे पहले हाइड्रोजन का मास बराबर किए थे, इससे पहले हम CO2 का मास बराबर किए थे। ठीक है, यही क्या बोलता है कि एक से अधिक एटम बनेगा तो एक एलिमेंट का मास ऑलवेज क्या होता है बेटा, एक एटम का मास जो होता है ऑलवेज क्या बराबर करना होता है। ठीक है, मतलब तुम एक चीज सिंपल सी बात याद रखो, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में जब भी दो एटम लोगे कंबाइन करके अगर मोर देन वन कंपाउंड बनेगा, उसमें से एक एटम जो होगा कंपाउंड का, उसका मास हर बार क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं। अब देखो सर, अब क्या है, अब है यहाँ पे गैलुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ठीक है, गैलुसाक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम बोलता है क्या यहाँ पे, गैलुसाक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम सिंपल सी बात कहता है कि जब तुम कोई लेते हो रिएक्शन, ठीक, कोई भी एक रिएक्शन लेते हो तो जितना तुम लोगे ना वॉल्यूम, ठीक है, वो क्या होगा, देखो इसको ऐसे समझो, क्या इसको रिएक्शन से समझो। ठीक है, देखो देखो क्या कहता है, ये सिंपल सी बात कहता है क्या, गैलुसाक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम की देखो H2 एक मॉलिक्यूल, O2 एक मॉलिक्यूल, क्या बना था यहाँ पे H2O बना, यहाँ 2 बना। ठीक है, मान लो इसका वॉल्यूम क्या है, 1 वॉल्यूम, इसका भी वॉल्यूम क्या 1 वॉल्यूम। ठीक है, मिलने के बाद क्या होना चाहिए यहाँ पे, ये हो जाएगा 2 इंटू H2, इसको एक वॉल्यूम मानो, 2 मल्टीप्लाई तो 2 वॉल्यूम, मतलब जितना यहाँ पे है और यहाँ जितना मल्टीप्लाई उतना ही वॉल्यूम बनेगा। सिंपल सी बात, और कुछ नहीं खाता है। ठीक है, अगर हम ले ले H2O2 की जगह पे H2Cl2, देखो क्या H2 और Cl2, देखो H2 प्लस Cl2 क्या बनेगा फिर यहाँ पे 2HCl बना। देखो इसका H2 का क्या एक वॉल्यूम, ये भी एक वॉल्यूम, तो 2HCl कितना हो गया 2 वॉल्यूम। ठीक है, बात समझ रहे हैं। हाँ, ये बोलता है क्या कि जितना वॉल्यूम हम लेंगे रिएक्टेंट प्रोडक्ट का, ठीक है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट जितना लेंगे और रिएक्टेंट जितना लेंगे, प्रोडक्ट जितना बनेगा उतना ही वॉल्यूम में वो बनता है। ठीक है, कंबाइन करने के बाद, सिंपल सी बात, यही गैसेस वॉल्यूम कहता है। देखो वही बात हमने लिखा है क्या यहाँ पे, लिखा हमने क्या, व्हेन गैस कॉम्बाइन, जब गैस कॉम्बाइन करता है। ठीक है, जब गैस क्या करता है, कॉम्बाइन करता है, गैस के मॉलिक्यूल या एटम कॉम्बाइन करते हैं। ठीक है, प्रोड्यूस्ड इन केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन को जब ये प्रोड्यूस्ड करते हैं, दे डू सो इन सिंपल रेशियो, ये क्या करते हैं सर, ये सिंपल रेशियो को दिखाते हैं बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम के केस में प्रोवाइडेड ऑल गैसेस, ये सभी तरह के गैस को प्रोवाइड करते आर एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, एक समान टेम्परेचर और प्रेशर पे ये क्या करते हैं, उसके वॉल्यूम सिंपल रेशियो में अपने वॉल्यूम को प्रोवाइड करते हैं प्रोडक्ट में। ठीक है, बोलता है 100 ml ऑफ हाइड्रोजन कॉम्बाइन विथ 50 ml ऑफ ऑक्सीजन, 100 ml अगर ऑक्सीजन है, ठीक है, 50 ml ऑक्सीजन के साथ कॉम्बाइन किया तो 100 ml ऑफ वाटर वेपर देगा। इट वाज प्रपोज बाय गैलुसाक लॉ, और ये किसके द्वारा प्रपोज किया गया, गैलुसाक लॉ के द्वारा प्रपोज किया गया है। ठीक है, जहाँ पे हाइड्रोजन क्या 100 ml, ऑक्सीजन 50 ml, मतलब ये हाइड्रोजन के अंदर क्या, ऐसा नहीं है कि बस दोनों मिल करके 150 ml, ऐसा नहीं सर जोड़ के कर दो 150 ml, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। क्या होगा सर, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके रिएक्शन करके बनाया है। ठीक है, तो रिएक्शन पे डिपेंड करेगा, ना कि नीचे वाले वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा। क्या समझे, नीचे वाला वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करेगा, किस पे डिपेंड करेगा सर, ये रिएक्शन पे डिपेंड करेगा। जैसे ऐसे समझो, क्या सिंपल सी बात यहाँ पे ऐसे समझो, क्या देखो अगर हम बोले क्या N2 प्लस H2 क्या होता है NH3। ठीक है, समझ रहे हो, यहाँ क्या बना 2NH3। ठीक है, समझ रहे हैं। देखो यहाँ पे ये क्या है, इसका वॉल्यूम एक वॉल्यूम, यहाँ कुछ नहीं मल्टीप्लाई एक वॉल्यूम, यहाँ पे कितना 3 वॉल्यूम, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, 1 और 2, 1 और 3 मिला के सर 4 कर दो सीधा, ऐसे होगा क्या, ऐसे नहीं होगा बेटा। देखो यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई 2, ये बनेगा कितना 2 वॉल्यूम। ठीक है, तो ऐसे होगा।
ठीक है, समझ रहे हो। ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट के हिसाब से यहाँ वॉल्यूम भी डिसाइड होगा, ऐसा नहीं कि जोड़ करके 3 वॉल्यूम कर दो, नहीं होगा, ठीक है, बात समझ रहे हैं। यही बात यहाँ पे हम समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। देखो उसी बात को हमने लिखा जैसे यहाँ पे H2 और एक O2। देखो यहाँ पे H2 का संख्या कितना, 1 और 1 कितना हुआ सर, 2 हुआ। ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 1, ठीक है, ये 1 वॉल्यूम, ये 1 वॉल्यूम, ठीक है, यहाँ पे कितना 1 वॉल्यूम। तो मिलाकर कैसा नहीं 3 वॉल्यूम कर देंगे, समझ रहे हो। ये जो यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 वॉल्यूम है, 2 मल्टीप्लाई तो यहाँ 2 वॉल्यूम होगा, ठीक है, बात समझ रहे हो। तो वही बोलता है 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, मिलकर हो गया कि तो 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर। क्या बना सर, 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर बना। 10 इस प्रकार द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम होता है, एंड ऑक्सीजन, द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विच कॉम्बाइन टूगेदर, ये एक दूसरे से कॉम्बाइन होता है, ठीक है, दैट इज 100 ml एंड 50 ml, ठीक है, 100 ml और 50 ml से बियर से सिंपल रेशियो ऑफ 2:1। ये हमेशा क्या होता है, 2:1 के फॉर्म में बनता है। किस अनुपात बनता है सर, 2:1 के फॉर्म में बनता है, ठीक है, समझ रहे हैं। किसमें सर, 2:1, मतलब 2 अनुपात अगर हम हाइड्रोजन लेंगे तो 1 अनुपात ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। देखो आप हाइड्रोजन कितना है, 2 अनुपात, ऑक्सीजन कितना है, 1 अनुपात, यही बोल रहा है 2:1 के फॉर्म में लेना पड़ेगा, तब हमारा प्रोडक्ट, बात समझे। तो वही यहाँ पे हमने लिखा हुआ है क्या, देखो यहाँ पे H2 हाइड्रोजन का कितना है, 4 हाइड्रोजन आइटम, 2 ऑक्सीजन आइटम, ये 2 ऑक्सीजन आइटम, ये 4 हाइड्रोजन आइटम के साथ कंबाइन हुआ है तो 2 वाटर मॉलिक्यूल बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल का मतलब 2 वॉल्यूम वाटर मॉलिक्यूल बना है, ठीक है। गैलुसाक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम सिंपल बोलता है कि जितना वॉल्यूम लेंगे रिएक्टेंट के अलग अलग स्पीशीज का, प्रोडक्ट में जितना मल्टीप्लाई होगा उतना ही वॉल्यूम में वो बनेगा, ठीक है, आप समझ गए। हाँ, ये गैलुसाक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम का यहाँ पे जो डेफिनेशन हमने लिखाया है, ठीक है, इसका स्टेटमेंट जो लिखाया है, स्टेटमेंट को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखो ये स्टेटमेंट को लिख लेना, ठीक है, सिंपल सी बात, ये स्टेटमेंट को लिखना, इसके एग्जाम्पल को लिखना, ठीक है, बात समझ रहे हैं। चलो वही हमने दिखाया यहाँ पे H2 क्या, यहाँ देखो 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना क्या 2H2, ठीक है, मतलब यहाँ पे 2 वॉल्यूम, यहाँ पे 1 वॉल्यूम, मिलके बनना चाहिए 3 वॉल्यूम, लेकिन बना कितना 2 वॉल्यूम। ये जितना यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा उसी के हिसाब से चीज़ें बनती है, उतना ही वॉल्यूम बनता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि जोड़ करके बना देंगे, जोड़ के नहीं, ये रिएक्ट करके बना हुआ है, ठीक है, रिएक्शन हो करके बना हुआ है, ठीक है। हाँ, तो ये बात का ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखो उसी तरह 3H2 + 2NH2 क्या बना 2NH3। यहाँ पे देखो अगर ये 3 वॉल्यूम है, ये 1 वॉल्यूम है, तो जैसे जोड़ करके 4 वॉल्यूम नहीं होगा, रिएक्शन के बाद 2NH3 है तो 2 वॉल्यूम बनेगा, ठीक है। यही बात ये कहता है, बात समझ गए मेरी। हाँ, आगे देखो सर, आगे क्या है यहाँ पे, आगे यहाँ पे क्या, कंपेरिजन ऑफ सम गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर। देखो बोलता है क्या कि यदि कोई एक कंटेनर है जिसका वॉल्यूम क्या है, इक्वल, वॉल्यूम क्या है यहाँ पे, वॉल्यूम इक्वल हो, वॉल्यूम क्या हो सर, ठीक है, वॉल्यूम क्या होना, इक्वल होना चाहिए। टेम्परेचर क्या होना चाहिए सर, कांस्टेंट, और प्रेशर भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, ठीक है। मतलब अगर एक से अधिक, मतलब मान लो कि 2 अलग अलग गैस है, ठीक है, यहाँ पे एक है, ठीक है, इसका वॉल्यूम अलग है, ठीक है, मतलब वॉल्यूम दोनों का क्या सेम है, ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन, ठीक है, दोनों का वॉल्यूम क्या है सेम, नंबर ऑफ वॉल्यूम, तो मान लो 2 लीटर ये 2 लीटर ये भी है, ठीक है, समझ रहे हो। और टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, प्रेशर भी कांस्टेंट, तो होगा क्या कि जितना नंबर ऑफ एटम, नंबर यहाँ पे जितना नंबर है, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर, सेम हो जाएगा, ठीक है। अवोगाड्रो नियम यही कहता है, अवोगाड्रो लॉ यही कहता है कि अगर हम लोग कोई भी गैस लें, कोई भी गैस लें जिसका वॉल्यूम क्या हो, इक्वल हो, और टेम्परेचर और प्रेशर सब सेम हो, कांस्टेंट हो एक तरह से, तो उसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, चाहे नाइट्रोजन का हो, चाहे हीलियम का हो, चाहे नाइट्रोजन का हो, चाहे मीथेन का हो, सब क्या होगा, एक दूसरे के बराबर, एक दूसरे के इक्वल ही होगा, ठीक है, बात समझ रहे हैं। वही बात हमने यहाँ पे लिखा है क्या, सिंपल देखो कि अवोगाड्रो प्रपोज दैट, अवोगाड्रो बताता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल दी गैसेस, तुम जितना भी गैस लो सबका वॉल्यूम क्या होगा, इक्वल अगर रहे, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर,
समान टेम्परेचर और समान प्रेशर पे शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या रखेगा सर, वो इक्वल नंबर, उसका मॉलिक्यूल की संख्या उसके अंदर बराबर होगी, मोल की संख्या उसके अंदर बराबर होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस वाटर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या करता है, मिलकर क्या प्रोड्यूस करता है सर, वाटर। ठीक है, देखो यहाँ पे तो क्या होगा सर, हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा मिलकर वाटर। तो एक वॉल्यूम हाइड्रोजन, एक वॉल्यूम हाइड्रोजन, क्या बनना चाहिए, एक वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन क्या बना, 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर। क्या बना सर, 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर। होता द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विथ 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर। क्या देता है, 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर देता है। सिंपल, इस बात को थोड़ा सा ऐसे समझो, देखो इस बात को मैं समझा रहा हूँ। देखो यहाँ पे देखो एक कंटेनर है, सिंपल सी बात। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है ऑक्सीजन, इसका वॉल्यूम है 2 लीटर। कितना भरा है, 2 लीटर। ठीक है, देखो इस कंटेनर के अंदर क्या है, इस कंटेनर के अंदर हाइड्रोजन भरा हुआ है, इसका वॉल्यूम कितना है, 2 लीटर। ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर दोनों केस में क्या है, सेम। यहाँ भी क्या, सेम। प्रेशर क्या करो सर, सेम। यहाँ भी प्रेशर क्या, समझो दोनों केस में टेम्परेचर भी सेम, प्रेशर भी सेम, वॉल्यूम भी सेम। तो होगा क्या, नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बराबर क्या, नंबर ऑफ H2 मॉल। ठीक है, बात समझे। हाँ, यही कहता है अवोगाड्रो, यही कहता है कि अगर वॉल्यूम दोनों का सेम हो, ठीक है, प्रेशर भी सेम हो, टेम्परेचर भी सेम हो, तो दोनों के अंदर जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे, ठीक है, वो दोनों में क्या होंगे, बराबर। मतलब नंबर ऑफ मोल्स दोनों में क्या, बराबर। ठीक है, एक तरह से मोल ऑफ O2 बराबर क्या, मोल ऑफ H2। ठीक है, दोनों में नंबर ऑफ मोल क्या होंगे, बराबर होंगे, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दोनों में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, बात समझ रहे हो। हाँ, तो इसी बात को देखो हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला से लिखा हुआ है कि V जो वॉल्यूम होता है यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जिसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको हटाने के लिए की कांस्टेंट डालेंगे। ठीक है, यानी कि V1 बाय N1 बराबर V2 बाय N2। मतलब वॉल्यूम अगर दोनों का बराबर है तो N1 और N2 भी क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, वॉल्यूम अगर दोनों का बराबर है, दोनों अलग अलग कंटेनर का, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मोल्स जो भी लोगे वो दोनों केस में क्या होगा सर, बराबर होगा। यही कहता है हमारा क्या, अवोगाड्रो का। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिएगा, जितना भी एग्जाम्पल दिए हैं, स्टेटमेंट लिखा है, सारा कॉपी में लिखा है, छोड़ना मत, छोड़ोगे तो आगे चल करके दिक्कत होगी। ठीक है, बात समझ रहे हो मेरी। हाँ, देखो अभी पढ़ाने के बाद हम NCERT और JEE पूछा गया क्वेश्चन है लॉ, हम सारा एक साथ करवाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में करवाएंगे। अभी एक और लॉ है, एक और है, उसको पर्टिकुलर पढ़ लेते। ठीक है, इसका नाम है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का जरूरत क्यों पड़ा, अब हुआ क्या, ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का जरूरत क्यों पड़ा। ठीक है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का जरूरत, ठीक है, समझो पहले डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का जरूरत। अब होता क्या है, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन। ठीक है, समझ रहे, अब यहाँ पे अलग अलग हाइड्रोजन, अब इस हाइड्रोजन के अलग अलग एटम्स ले, तो ये ले लिया, तो यहाँ ले लिया, तो ठीक है, हाइड्रोजन का अलग अलग एटम लेंगे, इसका प्रॉपर्टीज क्या होगा, कोई भी अगर मान लो स्कूल में 3 लोग W तीनों को अलग अलग हाइड्रोजन का एटम दिया गया, इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी तीनों का सेम होगा, तीनों का केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगा। मतलब अगर एटम हाइड्रोजन का ही, हाइड्रोजन के ही एटम के अलग अलग एक्सपेरिमेंट में लिया, उसका मास, साइज, प्रॉपर्टी तीनों क्या होगा, ठीक है, एक ही एटम के, ठीक, एक ही एलिमेंट के अलग अलग एटम, एक ही एलिमेंट के जितने एटम होंगे उसका मास, साइज, प्रॉपर्टी सब क्या होगा। वहीं अलग अलग एटम अगर लोगे, ठीक है, अलग अलग एटम लोगे, यहाँ पे हाइड्रोजन, किसको ऑक्सीजन, ठीक है, ये केस में क्या अलग अलग एटम होगा, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग अलग ही होंगे।
ठीक है, मतलब एक एटम के सारे प्रॉपर्टी सेम होते हैं और दूसरे एलिमेंट के एटम का प्रॉपर्टी क्या होता है, डिफरेंट होता है। बात समझ रहे हैं, दो चीज। हाँ, आगे बात करते बेटा, क्या आगे देखो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलेगा, क्या होगा H2। तो दो अगर एटम है ये कंबाइन करेंगे, फिक्स्ड रेशियो में करते हैं और मॉलिक्यूल बनाते हैं। ऑक्सीजन ऑक्सीजन कंबाइन करके क्या बनेगा, फिर O2 मॉलिक्यूल बनाएगा। ठीक है, आप समझ रहे हो। हाँ, तो एटम कैसे काम करता है, एटम कितने तरह का प्रॉपर्टीज रखता है, ठीक है, अलग अलग एटम का क्या प्रॉपर्टी, इसके बारे में अच्छे से जो जिन्होंने सबसे पहले एक्सप्लेन किया था वो थे जॉन डाल्टन, इसीलिए इसका नाम पड़ा जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, ये थ्योरी क्या कहता है, देखो सिंपल सी बात, ये थ्योरी कहता है कि द मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल। हमारे आसपास जितने भी मैटर दिखते हैं ना, जो भी मैटर देखते हो वो सब कहीं ना कहीं छोटे 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 इंडिविजुअल पार्टिकल। इंडिविजुअल पार्टिकल मतलब वैसे पार्टिकल जिसको आगे ना काट सकते ना बांट सकते, ये इन्होंने अपने थ्योरी में बोला था, लेकिन बाद में ये गलत साबित हो गया। इंडिविजुअल पार्टिकल नहीं, बाद में एटम को भी डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, तो वही इनका जो स्टेटमेंट है उस बात को हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल कोल्ड एटम। कोई भी मैटर लोगे वो बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। ठीक है, अविभाज्य, इंडिविजुअल पार्टिकल मतलब अविभाज्य कणों, वैसे कण जिसको आगे चलकर आप विभाजित नहीं कर सकते, वैसे छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है, जिसका नाम हम क्या देते हैं, एटम। क्या देते हैं नाम इसका, एटम देते। ठीक है, बात समझ रहे हैं। हाँ, बोलता ऑल दी एटम, जितने भी एटम होते हैं ऑफ द गिवन एलिमेंट, बोलता है जितने भी एटम होते हैं दिए हुए एलिमेंट का, हैव आइडेंटिकल एक समान फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। उनका फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, एक समान होता है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम अगर अलग अलग एलिमेंट का होगा, ठीक है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन देयर प्रॉपर्टीज, उसके प्रॉपर्टीज भी क्या होते हैं, डिफर होते, अलग अलग होते हैं। बात समझ गए। हाँ, ठीक है, देखो अगर एक ही एटम का, ठीक है, एक ही एटम के, एक ही एलिमेंट के अलग अलग एटम देंगे, उनका प्रॉपर्टी सेम होगा, लेकिन अलग अलग एटम दे दें, चाहे हाइड्रोजन का दे दें या ऑक्सीजन का दे दें, तो अगर अलग अलग एलिमेंट का एटम है तो उसका प्रॉपर्टीज भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। वही बोल रहा है कि ऑल दी एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, बोलता ऑल दी एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट, मतलब जितने भी एटम दिए हुए होते हैं उसका अपना आइडेंटिकल फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होता है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, यदि एटम अलग अलग एलिमेंट का दिया हुआ है उसका प्रॉपर्टीज भी क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना, ये दोनों पॉइंट को कॉपी में लिख लेना। ठीक है, समझ रहे, दोनों पॉइंट जॉन एटॉमिक थ्योरी का काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये दोनों को कॉपी में नोट करना। ठीक है, आगे क्या सर, देखो आगे बोलता है कि कंपाउंड आर फॉर्म, जो भी कंपाउंड यहाँ बनते हैं, ठीक है, आर फॉर्म व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, यदि एटम अलग अलग एलिमेंट का कंबाइन करता है इन सिंपल होल नंबर रेशियो। किसमें सर, सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन करता है, तभी क्या कंपाउंड बनता है। जैसे H और O क्या बना सर, H2O बना या फिर H2O2 बना। ठीक है, तो एक तरह से ये जो पॉइंट है ये किसके बारे में बता रहा है, ये बता रहा है लॉ ऑफ डेफिनिट कंपोजिशन या फिर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के बारे में बता रहा है कि कंपाउंड्स आर फॉर्म व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट क्या करे, कंबाइन करता है सिंपल होल नंबर रेशियो में। ठीक है, तो लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये दोनों के बारे में ये जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में ये बात से पता चल रहा है, इस पॉइंट से पता चल रहा है। ठीक है, ये बात को लिखना कॉपी में। ठीक है, नेक्स्ट, केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशंस ऑफ एटम। केमिकल रिएक्शंस के अंदर क्या होता है कि एटम रीऑर्गेनाइज, कई बार रिएक्टेंट पार्टिकल टूटते हैं और नए कंपाउंड बनाते हैं। जैसे हम बात करें क्या, H2 और Cl2, देखो ये हाइड्रोजन क्लोरीन, ये दोनों क्या होगा, टूटेगा और एक नया मॉलिक्यूल 2HCl बना देगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, रीऑर्गेनाइज हुआ, पहले ये दोनों आपस में टूटे फिर एक नया मॉलिक्यूल बना दिया। ठीक है, बोलता है केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशंस ऑफ एटम बट एटम्स आर नाइदर क्रिएटेड। एटम ना तो यहाँ क्रिएट होते हैं, बोलता है एटम बट एटम्स आर नाइदर क्रिएटेड नो डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन के दौरान ना ही एटम क्रिएट हो सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। यानी कि ये किसके बारे में बता रहा है, ये बता रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है ना कि मास, है ना, कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स मतलब क्या होगा, कांस्टेंट होगा, उसमें कोई तरह का चेंज नहीं होगा।
बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। आगे चलें सर, चलो आगे। तो यहाँ पे ये हमारा ये समाप्त हो जाता है, ठीक है। हाँ चलो, यहाँ पे जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी समाप्त होता है। आज के क्लास में बेटा हम 5 तरह का लॉ बताएं। कौन कौन? देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बताएं, ठीक है, पहला। दूसरा लॉ ऑफ डिफिनिट कंपोजिशन या लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन, ठीक है, या लॉ ऑफ डिफिनिट कंपोजिशन दूसरा लॉ। तीसरा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तीसरा गैलुसाक लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम, ठीक है। और चौथा क्या बताएं हम लोग? अवगाड्रोज लॉ, ठीक है। और उसके बाद हमने बताया आपको क्या, जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ था जिसको हम लोग आज के क्लास में डिस्कस किए। नेक्स्ट क्लास में हम इस पर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया जेई में, नीट में, बोर्ड में, उसके ऊपर हम क्वेश्चन आपको करवा देंगे, ठीक है। चलिए, इन सभी पॉइंट्स को कॉपी में अच्छे से नोट करना, ठीक है। अच्छा सा क्लास नोट्स बनाना, यही नोट्स बेटा तुम्हें बोर्ड में या फिर आगे चल करके जेई और नीट हर जगह काम आएगा, ठीक है। चलिए, इन सभी बातों के साथ आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब, लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, बाय, हैप्पी लर्निंग।